नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे तो आज 2 जून है और कोरोना महामारी चीन की साजिश से पूरी दुनिया 2 जून के रोटी के लिए मोहताज है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 जून की रोटी कैसे जुगाड़े, क्या करें। कल कारखाने बंद हैं, कई तरह की परेशानियां और कई तरह की समस्याएं हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ी आज की समस्या 2 जून की रोटी ही है, जिस पर हम सबको बात करना चाहिए था। मैं भी आज यही सोचा था कि आज बात करेंगे 2 जून के रोटी पर, लेकिन उससे भी बड़ा समाचार आज आ गया। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं और पूर्वांचल के हितों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं तक भी जा सकता हूं। आज एक समाचार आया कि हमारे पूर्वांचल का शेर कहा जाएगा। पूर्वांचल में अब वो क्या कहें, हम पूर्वांचल के लिए तो आन बान शान है मनोज तिवारी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आज हटा दिया। वो अलग बात है कि मनोज तिवारी के लोग कहेंगे, कई पत्रकार लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो रिजाइन कर दिया था, वो ये कर दिए थे, वो अलग बात है। लेकिन मनोज तिवारी को हटाया गया। सर्वाधिक और संपूर्ण सत्य यही है। मैं बड़ा दुखी हूं कि मनोज तिवारी को हटाने के पीछे क्या उद्देश्य था। मनोज तिवारी ने अपने अध्यक्ष में नगर निगम का चुनाव जितवाया। अपने अध्यक्ष में मनोज तिवारी ने वोट प्रतिशत को आगे बढ़ा दिया। स्थिति जब ऐसी हो गई थी कि भाजपा वर्सेस ऑल ओवर इंडिया में हो गया है, तो मनोज तिवारी अकेला क्या करता। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था कि मनोज तिवारी अकेला पड़ गए थे, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली के लोग और दिल्ली के बाहर के लोग, 2 लोगों की ना बहुत ज़्यादा आपसी राइवल होती है। ये बड़ा पुराना है, ये कोई आज का नहीं है। मतलब हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हम दिल्ली और दिल्ली के बाहर में क्या क्या करें। उसी तरह का आज एक उसका शिकार हुआ मनोज तिवारी। बीइंग ए पूर्वांचली, मैं मनोज तिवारी के अध्यक्ष पद से हटाने का विरोध करता हूं, दुखी हूं। मनोज तिवारी पूर्वांचल का लाल थे और पूर्वांचली होने के नाते मनोज तिवारी का मैं साथ हूं, मनोज तिवारी का मैं समर्थन करता हूं। खैर, मामला वो भी नहीं है। ये तो चूंकि बीइंग ए पूर्वांचली, मैंने अपना अफसोस जाहिर किया है कि मनोज तिवारी के साथ गलत हुआ है। उससे भी गंभीर मामला है कि आज दिल्ली की दंगा का जो साजिश करता था, करीब करीब पुलिस ने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया है और उसने विद डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया है, जिसमें वो तमाम चीज़ों का उल्लेख है कि कैसे एक कंपनी से बी कंपनी में 1 करोड़ 10 लाख रुपया उन्होंने अलग अलग फर्जी कंपनियों में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद उससे कैश में निष्कासन किया, फिर कैश निकाल करके पैसा कहाँ दिया, ये सब का मतलब अब उसके कोई ये नहीं कह सकता। कोई आदमी जैसे गलथेथई करते हैं लोग, तो उसमें कोई गलथेथई नहीं कर सकता कि भाई इसमें तो दिल्ली पुलिस ने गलत किया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने विद डॉक्यूमेंट सारी बातों का उल्लेख किया है कि कौन से बैंक से कहाँ पैसा आया, किस में गया। इसका पूरा जवाब नहीं दे पाए ताहिर हुसैन। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि ताहिर हुसैन उसमें गिल्टी था, वो तो भाई है उसमें। अफसोस इस बात का है भारतीय राजनीति पर। मेरा हेडिंग है ना कि भारत में रहने वाले भारत विरोधियों पर। ताहिर हुसैन पर जब शिकंजा कसा दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसकी वीडियो आई। दिल्ली पुलिस ने वो वीडियो जारी नहीं किया था, उसके पड़ोसियों ने वीडियो खींचा था, मोबाइल का वीडियो लाइव लगाया गया था। वो कोई बाद में एडिटेड वीडियो नहीं था, वो फेसबुक लाइव में लगाया था कि देखो जी, मैं ताहिर हुसैन के घर से बोल रहा हूँ, ये ताहिर हुसैन फोन पर फोन कर रहा है, पथराव करवा रहा है। बाद में पुलिस जब समाचार टीम को लेकर के गई तो वहाँ पर बम बनाने का वो सामान, पेट्रोल बम, वो पत्थर का, वो जो पत्थर होती है जिससे छत ढलाई होता है, उसके टुकड़े वहाँ पर करके रखे गए। तो मतलब हिंसा का पराकाष्ठा करने के तमाम जुगाड़ ताहिर हुसैन ने अपना बना रखा था। अफसोस वाली बात यह है कि तब अरविंद केजरीवाल के लोग, अरविंद केजरीवाल के मंत्री, सांसद, स्वयं अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि
चूंकि वो आम आदमी पार्टी का है, मुसलमान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसको फंसा रही है। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ताहिर हुसैन जैसे 2-4 लोगों के पिछवाड़े में 2 गोली लगी कि पुलिस की एकदम सीधा हो जाएंगे। मुझे अपने पुलिस के पौरुष पर भरोसा है। ताहिर जैसे कितने आए और कितने गए, और हमारी पुलिस की पौरुष उनको अपना सजा दी है। मुझे इस बात की कतई चिंता नहीं है कि ताहिर क्या करेगा और ताहिर का वो क्या करेगा। मुझे इस बात का चिंता है कि हम इस स्थिति में आ गए हैं कि राजनीति के चक्कर में मैं आतंकवादी को, अपराधी को ये कहने को तैयार हूं, बचाने को तैयार हूं कि जी ये मेरे पार्टी का है तो बिल्कुल ठीक है, इसको आतंकवाद मचाने का छूट है। हमारा प्रश्न यह है कि दिल्ली की जनता इस बात को समझे, देश भर की जनता इस बात को समझे कि भारतीय राजनीति में इस तरह के कई लोग इस तरह के कामों में संलिप्त हैं और उन्हें भरोसा है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा तो हमारे लोग इसको बचा लेंगे और कहेंगे कि भाई इस पार्टी का है, वो पार्टी है, भाजपा विरोधी। हमें इस साजिश को समझना पड़ेगा। खैर, केजरीवाल के पार्टी का एक और कारनामा आपको दिखा, समाचार में आया। जेसिका लाल को ठाए से गोली मारने वाला मनु शर्मा अच्छे चाल चलन के लिए बरी कर दिया गया। अब मुझे दाऊद इब्राहिम के प्रति बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो बेकार दुबई भागा। वो दिल्ली आ जाता, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेता, अच्छा चाल चलन से दाऊद इब्राहिम भी बरी हो जाता। क्योंकि जो आदमी एक लड़की को सीधे सीने पर ठाए से गोली मार दे, इस बात के लिए कि क्या बात है वो मैं उस विषय पर नहीं चर्चा करता। वो दारू मांगने वाली ही बात नहीं थी, वो अलग था, वो उचित नहीं है किसी की चर्चा करना। लेकिन गोली मार देना तो किसी भी काम के लिए, किसी भी के लिए, कोई भी स्टीम सिचुएशन हो, गोली मार देना तो अगर अच्छे चाल चलन का परिचायक है तो केजरीवाल और उनके टीम को मैं साधुवाद दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ। हे केजरीवाल, आप महान हैं। हे केजरीवाल, आप शैतान है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो संवैधानिक सीट पर है, उचित नहीं रहेगा इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना। लेकिन जरूर केजरीवाल के लिए कुछ बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल आप लोग करें। आप समझे कि असल में केजरीवाल के लिए क्या किया जा सकता है। क्योंकि मनु शर्मा का केजरीवाल के मंत्री, गृह मंत्री जैन ने एक मीटिंग लिया और कहा कि मनु शर्मा का चाल चरित्र बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझ पा रहा कि केजरीवाल जेल में गए थे मिलने के लिए कि जेल वाले लोग इनको बताए। पैरोल पर वो आया था तो पुलिस कमिश्नर के बेटे को लपड़िया दिया था। आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी या कई लोगों को याद होगा कि वो इतना चाल चलन का बढ़िया आदमी है कि जब उसको पैरोल दिया गया था ना शीला दीक्षित के ज़माने में, तो पैरोल पे आया था तो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में तब के पुलिस कमिश्नर के बेटे को ही लपड़िया दिया था। उसी वजह से उसका पैरोल कैंसिल हुआ क्योंकि पुलिस कमिश्नर साहब अपने आप में आ गए। तो उन्होंने सरकार को कहा कि भाई देखिए, मैं अपने पे दूंगा, आप या तो एक बदमाश का समर्थन करिए या मेरे को समर्थन दीजिए। सरकार को वहाँ झुकना पड़ा था और वो उनके बातों को मानी कि भाई ये बात ठीक नहीं है और उसको जाना पड़ा। ऐसे लोगों की अच्छे चाल चलन के सर्टिफिकेट केजरीवाल की टीम दे रही है, महान है केजरीवाल। एनीवे, एक और इशू बहुत बड़ा आया दिल्ली पुलिस के उस चार्जशीट से पहले। एक पिजड़ा तोड़ गैंग है। पिजड़ा तोड़ गैंग के कारनामों के मैं नहीं कह सकता, वो तो सारे टीवी में आ गया है कि जेल में क्या हुआ, क्या पता चला, कैसे चला, वो मैं नहीं कहता। किसको परिवार बढ़ाने का हुआ वो सब अच्छा नहीं है, वो मेरे उसका लाइफ का मोटो भी नहीं है। मोटो वो बड़ा खतरनाक है। मेरा हेडिंग है ना, भारत में रह रहे भारत विरोधियों का। वो हेडिंग ये है, उसका मोटो ये है कि जो पिजड़ा तोड़ गिरोह के लोगों का मोबाइल पकड़ा गया है ना, जो पुलिस ने जब्त किया था, उनके मोबाइल के जो कंटेक्ट है SMS का, उन्होंने लोगों को मैसेज दिया, ग्रुप में मैसेज दिया, कुछ खास लोगों को मैसेज दिया कि आपको क्या करना है। उन्होंने कहा कि आप अपने गाड़ी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना रखें, उसको निकाल करके घर में रहें, शीशी में बंद करके रखें, पत्थर तोड़ कर अपने घर में रखें, 3 तरह के तेजाब ले आकर रखें। कुछ तेजाब आप बाथरूम साफ करने वाला ले सकते हैं, कुछ तेजाब एकदम जहरीली ले सकते हैं जिससे आदमी की जान चली जाती है। कुछ मतलब कई तरह की उसमें बताया गया है कि अगर आपको देश में देश विरोध करना होगा तब क्या कर सकते हैं और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। वो सब उस चार्जशीट में भी डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि उनका फोन पकड़ लिया गया था, वो फोन को इरेज नहीं कर पाए, फोन को डिलीट नहीं कर पाए। अब बताइए कि हमारे देश में अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई आपको अगर देश में जरूरत पड़े तो आप किस तरह से देश के
एस्टेब्लिशमेंट को, पुलिस देश का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और उस पर अगर इस तरह की बर्ताव की बात की जाए, इस तरह की बातें की जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। हमको इसके आगे और कुछ नहीं कहना है कि क्या ये देश के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, देश के संप्रभुता के लिए ठीक है कि हम अपने लोगों को बल्क मैसेज दे करके कहें कि आप पेट्रोल बम इकट्ठा कर लीजिए, मोटरसाइकिल का पेट्रोल बाहर निकाल करके इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, और उनके मैसेज के कंटेंट इस तरह के हैं। उस पर भी कई लोगों ने उन लोगों का साथ दिया, उन लोगों का समर्थन किया है, उन लोगों के पक्ष में बोला है। ये घोर निंदनीय है और बिल्कुल अस्वीकार है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता हमारे समाज में, जबकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हर आदमी को बोलने का अधिकार है। तो क्या हम उनको इतना भी बोलने का छूट दे दे कि आप देश तोड़ने, देश में दंगा भड़काने जैसी भी बात कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो मैं उनका विरोध करता हूं, और जो लोग मेरे बात का बुरा माने, मैं बड़ी खुशी मानूंगा कि उन्होंने बुरा माना है। पहली बात। दूसरी बात आते हैं दूसरी बात, एक और बहुत बड़ा समाचार आया है। आप लोग देख रहे होंगे कि चीन विवाद में एक समाचार आया कि हमारे भारत के लोग, जो हमारे भारतीय मीडिया के लोग हैं, उन लोगों ने चीन की तारीफ किया है कि देखिए जी, चीन ने इतना जमीन कब्जा कर लिया है, चीन ने ये कर लिया है, लेकिन वो लोग भारतीय सेना के पौरुष पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब कई चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कई लोग रजिस्टर्ड पार्टी के पदाधिकारी हैं, कई तो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कई पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। वो लोग अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और समाचार चैनलों पर बाइट दे रहे हैं कि भारत की इतनी जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है, हमारा भारत चुप है, हमारा भारत कुछ नहीं कर रहा है, ये वो दुनिया जहान। लेकिन उन लोगों ने कभी भारत के सेनाओं के विषय में नहीं कहा कि ये वही सेना थी जो डोकलाम में चीन के सामने डट के खड़ी रही थी और चीन को पीछे हटना पड़ा। ये बात कोई समाचार के वो जो समाचार पर वो लोग नहीं कर रहे हैं जो चीन का पक्ष रख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि वो लोग हैं। आजकल एक नया तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। चीन कई लोगों को फंडिंग करता है, उनकी विदेश यात्रा स्पॉन्सर करता है, महंगे होटलों में ठहराता है, महंगी हवाई जहाज की टिकट प्रोवाइड कराता है, और इनके माध्यम से बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखवाता है। अब कोई भारत का बड़ा पत्रकार कोई लेख लिखेगा भारत का विरोध, तो उसका असर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और उसका असर हम देख रहे हैं कि हमारे भारत के नेता और पत्रकार सरेआम टीवी पर बोल रहे हैं कि जी देखिए, चीन कब्जा कर लिया है, चीन हमारे भारत के फौजों को पकड़ करके ले गया है, उन्होंने उनको पीट रहा है, वो ये दुनिया जहान। वो हो क्या रहा है कि जब उसकी सत्यता जांची गई तो वो सारे वीडियो जो है ना वो चीन से ट्वीट किए गए हैं और लॉन्च किए गए हैं। उसी को हमारे वो लोग जो मोदी विरोध में भारत विरोध कर लेते हैं, या कई लोग हैं जिनको कभी भी भारत से प्रेम रहा नहीं। आप 1952 से देखिए, बहुत सारे पत्रकार हैं कि जब चीन में बारिश होती है ना तो यहाँ पर छाता लगा के बैठ जाते हैं, चीन में गर्मी होती है तो यहाँ छाता लगा के बैठ जाते हैं, चीन में सर्दी तो यहाँ स्वेटर पहन लेते हैं, चीन में मौत होती है तो दुखी हो जाते हैं, और हमारे यहाँ का कोई मौत होता है तो खुशी मनाते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप देखें कि अमेरिका में एक जघन्य हत्या हुआ है। हम उस बात की कड़ी मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं। इस तरह की अमानवीय कृत्य को सराहा नहीं जा सकता, और इस कृत्य पर सिर्फ दुखी नहीं हुआ जा सकता, रोष व्यक्त किया जाता है। मैं भी अपना रोष व्यक्त करता हूँ उस जालिम पुलिस वाले को, उस जाहिल पुलिस वाले को जिसने अपने घुटने के नीचे एक इंसान की जान ले ली है। रंग से मतलब नहीं है, इंसान इंसान होता है। मेरे प्राण की कीमत भी उतनी है और उसके प्राण की भी कीमत हुई है, और जो जाहिल इंसान ने उसकी जान ली उसके प्राण की भी कीमत उतनी है। लेकिन ये अमेरिका का मामला है। अमेरिका आजकल बिल्कुल आक्रोशित है, हर जगह आंदोलन हो रहा है।
ठीक भी है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और लोकतंत्र की यही मजबूती है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं लोकतांत्रिक देश में जी रहा हूँ, फेसबुक पर सरेआम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझको आज़ादी है। अगर मैं मार्शल लॉ के अंतर्गत रहता तो अब तक इनकाउंटर में मारा गया होता, बम से उड़ा दिया गया होता। लेकिन हमको बोलने की आज़ादी है, यही लोकतंत्र का परिचय। वो भी एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे पुराना लोकतंत्र है। वहाँ के लोगों की सम्मान है। मतलब अब समाचार ये नहीं, अब उसके बाद समाचार है जो मैं कह रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि भारत के सोशल मीडिया पर, क्योंकि मेन मीडिया पर ये खबरें चलने नहीं देती क्योंकि घोर भारत विरोधी है, कई जो अपने आप को नीचे पत्रकार लिखते हैं, जर्नलिस्ट, कई आदमी लेखक को लिखते हैं, कलाकार लिखते हैं, हालांकि असल में वो बेकार है हमारे लिए। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए जी, अमेरिका में इतना आंदोलन हो रहा है, भारत में कब होगा? भारत में भी होनी चाहिए, भारत में भी तैयारी होनी चाहिए। वहाँ एक आदमी एक अश्वेत के मार देने के बाद, यहाँ तो ये दलित मार दिया गया, फर्जी वीडियो लगा रहे हो, वहाँ दलित को मार दिया, वहाँ मुसलमान को मार दिया, वहाँ उसको मार दिया, वहाँ इसको मार दिया, वहाँ पर गोली चल गई। मतलब फर्जी वीडियो, फर्जी ट्वीट और फर्जी कहानियों का बाढ़ आ गया है। क्या हम उनको भी भारतीय कहें? मानना तो पड़ेगा क्योंकि उनके पास भारत का आधार कार्ड है। उस तरह से नहीं जिस तरह से पाकिस्तान के 2 राजनीतिक बना लिए थे, फर्जी नहीं, नेचुरल है, बाय बर्थ यहाँ के हैं, यहीं की मिट्टी में खाए हैं। अगर यहाँ से लात मार दिया जाए तो वो भूखे मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको चीन और पाकिस्तान इसलिए स्पॉन्सर और फाइनेंस कर रहा है क्योंकि उनको भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भारत में रह करके भारत में विरोध करने का अधिकार प्राप्त है लोकतांत्रिक मूल्य होने की वजह से। अगर इनको पाकिस्तान या चीन भेज दिया जाएगा तो वहाँ के लोग मटन की दुकान पर काट करके खा जाएंगे क्योंकि वो कुछ भी खा सकते हैं, इन लोगों का भी गोश्त हजम कर जाएंगे। ये वो बात जानते हैं, इसीलिए ये सब के सब लोग भारत में रहते हुए भारत का विरोध करने का दुस्साहस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा लोकतांत्रिक मूल्य है का मानने वाला देश है और हम यहाँ पर भारत में रह करके चीनी एजेंडा चला सकते हैं, पाकिस्तानी एजेंडा चला सकते हैं और शान से सम्मानीय कहला सकते हैं। ये भारत में ही सुविधा है। मित्रों, चीन के आक्रमण पर सिर्फ 2 आदमी खुश हैं। एक पाकिस्तान खुश है, पाकिस्तान के टीवी पर देखिए तो कह रहा है कि ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान में अब कोरोना पर मारामारी नहीं है, वहाँ के गुर्बत पर चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि चीन भारत का नकेल कस देगा, भारत की औकात बता देगा। भारत तो पहले से बेरोजगारी की मार झेल रहा है कोरोना की वजह से। चीन की तो अर्थव्यवस्था मजबूत है, वो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेगा, भारत तो टूट जाएगा, फलाना डिब्बा। अब चीन बिल्कुल ठीक जा रहा है। और दूसरा वर्ग खुश है भारत में रहने वाले भारत विरोधियों का, जो रोज रोज कह रहे हैं कि चीन ने हमारी ये जमीन कब्जा कर ली, पाकिस्तान चीन ये कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमें उन लोगों को भारतीय कहने का अधिकार देना चाहिए या ले लेना चाहिए। बस इस विषय पर चालू हो। देखिए, मेरा नरेंद्र मोदी से बहुत विरोध है। मैं तो सुबह उठ करके आपको बता दूं, सच बात आप लोग जान करके हंसेंगे, मैं जो भगवान महावीर जी का जब आरती करता हूँ, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, मतलब केजरीवाल जैसा नहीं। केजरीवाल ने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी इतना नाराज हुए कि आज दिल्ली में कोहराम मच गया, दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल गया। मैं वैसा दिल का बुरा आदमी नहीं हूँ, महावीर जी बड़े ठीक आदमी है। ऐसे आदमी जो महावीर जी का मजाक उड़ा रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ा, देश दुनिया में तो कोहराम मच गया। मैं उसके पहले से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो दुआ ये मांगता हूँ कि हे महावीर जी, हे बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली, नरेंद्र मोदी को हटा और हमको वहां पर बैठा। ये मैंने कहने के साथ इसलिए किया कि हमारे ही ससुराल के मुख्यमंत्री अंगूठा टेप हो सकती है, तो मैं तो 3री 4थी क्लास तक पढ़ाई हूँ, हमको नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री तो बन ही सकते हैं। तो इसी साहस से मैं हिम्मत करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में भारत का विरोध करने लगूं। ये मेरे गले से नहीं उतर सकता, ये मेरे से हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे ही देश में ऐसे लोग हैं जो भारत में रह करके भारत विरोध स्ट्रीम तक कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। हम लोगों को इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। इस विषय पर आप लोगों के सलाह मार्गदर्शन की जरूरत है। कुछ लोग मेरे को मार्गदर्शन दिए, मैं चाहता हूं उनकी बात पढ़ लूं। सबसे पहले रणधीर सिंह नन्हे को शुभ आशीर्वाद। आपने लिखा है कि आज का विषय आपका बहुत सुंदर है। बिल्कुल ठीक है, आप लिख के बोल के कैमरे पर आकर के कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। रजनी झा साहब को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। श्रीकांत भाई को नमस्कार। ओंकार नाथ सिंह जी को सादर प्रणाम। श्रीकांत भाई को भी नमस्कार दोबारा। चंद्रकला जी को नमस्कार। अरे कमेश्वर सिंह जी सादर प्रणाम। कैसे, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अमेरिका से आ गए हैं? कहाँ, छत्तीसगढ़ में, अमेरिका में हैं? जहाँ भी होंगे आप आनंद में ही होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है।
आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को तो हाथ जोड़कर प्रणाम। निर्मल भैया मेरे को दिख रहे हैं, उनको भी सादर प्रणाम बोल रहा हूँ मैं। निर्मल भैया, आप कहना चाहेंगे भारत में रह करके भारत विधियों पर? तो आपका स्वागत है। अरे मेरे भाई पवन भी सुन रहे हैं, नमस्कार भैया। निर्भर नारायण, हाँ शुभ आशीर्वाद निर्भर, कैसे हो तुम? ठीक ठाक? मित्रों, हम सब लोग जब तक मुद्दे पर, राजनीति और मुद्दे पर बहस और विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। अब आप देखिए, मनु शर्मा निर्दोष साबित हो गया, अच्छी चाल चलन का घोषणा हो गया। मैं आपको बताऊं, मेरे ही एक भाई हैं, अनफॉर्चुनेट उनसे मर्डर हो गया, बलिया जेल में सड़ रहा, कहना तो उचित नहीं है, मेरे अपने बड़े भाई हैं, लेकिन बलिया जेल में बंद है। गलती तो हुई थी, कई परिवार के 2-3 लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हुआ था, 2 आदमी के आपस में गुस्से में गोली चल गई, लेकिन उनको अच्छे चाल चलन का छूट नहीं मिला। सागर नमस्कार, कैसे हो सागर? सागर, मैं चाहूँगा कि कैमरा पर आकर के बोलो। कोई एक और सज्जन आए हैं मेरे खास है, निर्मल भैया। निर्मल भैया आपका स्वागत है, आइए। लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कि मेरे उस भाई की छूट मिले। उनके बेटे की शादी थी तभी पैरोल नहीं मिले, उनके घर में कई लोगों को देहांत हुआ। हाँ निर्मल भैया आ गए। निर्मल भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या राकेश, क्या है आज का विषय 3 है भैया। पहला विषय है कि आज तो 2 जून है, तो 2 जून के रोटी के लिए दुनिया ललायत है और हम कहां से कहां जा रहे हैं। दूसरा और सबसे आम मुद्दा कि हम अपने देश में रहते हुए देश विरोध पर इतना बात करते हैं जैसे चीन और भारत का भी टसल चल रहा है। कोई आदमी, कई लोग हैं जो इस बात पर बड़ा खुश हो रहे हैं कि चीन हमारे जमीन को कब्जा कर लिया है, फलाना कर लिया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यही चीनी सैनिक थी जो डोकलाम में पीछे नहीं हटी और अभी भी डटी हुई है। मतलब भारत में रह करके भारत विरोध करना एक फैशन बन गया है। आज इस विषय पर भैया आप अपने बात देखिए। इस लाइन पर सिर्फ भारत का जो विरोध करे, भारत में रह करके उसको गोली मारो और कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करो। भारत में रहकर भारत का विरोध, तुम्हारी इतनी औकात, गोली मारो, खत्म। ये इससे आगे लोकतांत्रिक देश है भैया, ऐसा नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, दूसरा ये जेसिका लाल हत्याकांड आपने सुना, मनु शर्मा का केस। नहीं, हमारी बात सुनिए पूरा। मैंने ये कहा, भारत में रहकर भारत कर सकते हो, भाजपा का कर सकते हो, कांग्रेस का कर सकते हो, नीति का कर सकते हो, बच्चन का कर सकते हो। भारत का विरोध तुम्हारी ऐसी की तैसी, मारो गोली उड़ाओ की ये क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या है? भीष्म पितामह जैसा कसम खा लिए हैं क्या? कसम खा लिए तब पर भी महाभारत हुआ, नहीं खा विचारे आप। चलिए, दूसरा मुद्दा था, अपना विचार देते रहिए। दूसरा मुद्दा था कि अरविंद केजरीवाल जी के गृह मंत्री ने आज मनु शर्मा को अच्छे चाल चलन के लिए जेल से रिहा करने का परमिशन दे दिया कि तुम जेल से जाओ, घर में आराम करो, अच्छे व्यक्ति आवाज कट रही है, सीधे गोली मार देने वाला अच्छा चाल चलन का हो गया। इस पर नहीं, आपने जो कहा ये आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से मैं पूरा नहीं सुन पाया। आप फिर से कहिए दोबारा, क्या केजरीवाल के संदर्भ में आपने कहा? आज की बात है कि एक जेसिका लाल हत्याकांड आपने सुना होगा, वीना रंबानी के रेस्टोरेंट में गोली मार दिया था मनु शर्मा ने। मनु शर्मा को विषय मालूम है, इंडिया न्यूज के विनोद शर्मा के बेटे हैं, सत्यपाल शर्मा का नाती है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है, और आप इस पर बहुत अच्छा बहस कर चुके हैं। आपसे बढ़िया बहस इस पर और कोई नहीं कर सकता था। आपने कह दिया, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी बात है कि हम पूर्वांचल के लोग हैं, हमारा पूर्वांचल का शान है मनोज तिवारी। आज उसको भारतीय जनता पार्टी ने चलता कर दिया, अध्यक्ष पद से हटा दिया। हालांकि मनोज तिवारी के टीम ने लगाया है कि भाई वो पहले रिजाइन कर चुके थे। हालांकि एक वीडियो भी मनोज तिवारी का आया कि मैं कोई रिजाइन नहीं किया हूं और ना ही मेरे से रिजाइन मांगा गया। वो दोनों वीडियो, आजकल तो सोशल मीडिया बड़ा एडवांस है, तो कृपया मनोज तिवारी के निष्कासन पर दुख व्यक्त करिए, क्योंकि आप भी दुखी ही होंगे। इस पर अपना बात। देखिए राकेश भाई, ऐसा है, पूर्वांचल का चाहे महाबल मिश्रा हो चाहे मनोज तिवारी हो, अगर वो अपने जगह से हटते हैं
तो किसी भी पूर्वांचलियों का स्वाभाविक कष्ट होगा, कोई भी पूर्वांचल, चाहे मैं नहीं कहता किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है। तो दिल्ली में जिस तरह से हम लोग पूर्वांचल की लड़ाई लड़ते हैं, बात करते हैं, तो मनोज तिवारी का निष्कासन नहीं कहा जा सकता। राजनीति में ऐसा होता है। हालांकि पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति दिल्ली में जब भी पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति दिल्ली में जब भी महत्वपूर्ण पद पर बैठेगा, जिस दिन से बैठेगा उसी दिन से विरोध की प्रक्रिया यहाँ के लोग शुरू कर देते हैं। वो तो उसमें दम खम होता है पूर्वियों में, जिसके बल पर कि वो लोग इतने दिन तक चले गए। मनोज तिवारी को तो बहुत पहले लोग हटा देते, लेकिन मनोज तिवारी का विकल्प क्या था? उनके पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जहां पर खड़ा हो जाए तहां 500 आदमी जमा हो जाए। मनोज तिवारी में ये दम था कि वो आदमी जहां खड़ा हो जाए 500 लोग खड़े हो जाते थे। तो ये चमत्कारिक प्रभाव था। और ये पार्टी की एक प्रक्रिया होती है। मनोज तिवारी को भी कितना दिन ये लोग लेकर के चलते। राजनीति में जब तक आपका काम चल रहा है, इसके पहले भी उनके पीछे लोग लगे हुए थे, दिल्ली के नेतागिरी करने वाले लोग। अच्छा, नेतागिरी करने वाले नेतागिरी नहीं क्या करेंगे, तो चाय बेचेंगे। चाय बेच करके बाद में नेतागिरी करना अलग बात है, लेकिन अब नेतागिरी करने के बाद फिर चाय बेचने जाए, ऐसा संभव नहीं होता। राकेश भाई, आप भी जानते हैं। तो मनोज तिवारी का कार्यकाल मान लीजिए कि पूरा हो गया था, सम्मानजनक कार्यकाल रहा। मैं नहीं मानता कि उनको हटाया निष्कासित कर दिया गया। किस बात के लिए निष्कासित? कोई ना कोई बहाना होता है, निकालने के लिए मुद्दे ढूंढे जा रहे थे। रह गई बात कि इसमें परवेज साहिब से वर्मा को भी लोग बना सकते थे, और किसी को, बड़े बड़े नेता जो है उनको बना सकते थे, लेकिन गुप्ता जी को बनाने का मतलब आप भी समझ रहे हैं। राजनीति की धार को आप भी बेटर समझते हैं, अब हमसे काहे लिए खुलवाते हैं। अब यही जान लीजिए कि गुप्ता जी और केजरीवाल गुप्ता जी को जवाब देने के लिए आदरणीय गुप्ता जी को लाया गया है। केजरीवाल जी का पूरा नाम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन तो केजरीवाल बनिया है, मतलब अरविंद केजरीवाल नाम है उनका। कहने का मतलब ये केजरीवाल भी बनिया है, अरविंद केजरीवाल। तो एक गुप्ता जी को बराबर का टक्कर देने के लिए कोई ना कोई, आज के तारीख में जब केएमसीडी के चुनाव सामने है, एक गुप्ता जी को आना चाहिए था। तो गुप्ता जी आ गया है, इसलिए इसमें मनोज तिवारी जी के लिए कोई असमान की बात नहीं है। वो हम समझते हैं, इसके बावजूद भी वो सम्मानजनक तरीके से पूर्वांचल के कद्दावर नेता अब हो गए हैं। पूर्वांचल के कद्दावर नेता नहीं थे, पूर्वांचल के कद्दावर छवि थे। वो जिस भी रूप में रहे थे, हम लोग के भी बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि अब पूर्वांचल के लोगों को ज्यादा खुश हो रहना चाहिए कि उनको उनका सानिध्य कुछ ज्यादा मिलेगा, नहीं तो एक क्षेत्र विशेष में सिमट करके रह जाते थे, अपनी राजनीति के चक्कर में पूर्वांचल के लोगों से नहीं जुड़ पाते थे। तो उनको एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें किसी का कष्ट नहीं है। लेकिन जहां तक पूर्वांचल की बात है, जब भी पूर्वांचल की बात है, राकेश भाई नहीं तो अध्यक्ष रहते थे तभी आप वीर कुंवर सिंह के कार्यक्रम में आके गाना गा जाते थे। अध्यक्ष थे तब भी गाए हैं। मैं कहा मान रहा हूँ कि नहीं कर पा रहे हैं भाई। हम और आप तो बढ़ चढ़ कर कभी कभी पूजा ले लेते हैं। खाली ये पता होना चाहिए कि कोठी में है तो मिलेंगे, अब गए हैं तो मिलेंगे, तो जरूर मिलेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, छोड़िए। महाबल जी, 2-3 लोगों ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि आपकी बात पढ़ दूं। 2-3 लोगों ने आपको, पहले तो श्रीकांत भाई ने आपको नमस्कार बोला है। श्रीकांत भाई ने बोला कि मैं निर्मल भाई के बात से 100% सहमत हूं। दूसरा, चंद्रकला जी ने आपको नमस्कार बोला। चंद्रकला जी बॉलीवुड की बड़ी मशहूर सिंगर है, बहुत आला दर्जे की कलाकार मेरा परिचय नहीं है, लेकिन उनके बातों से मैं बड़ा इत्तेफाक रखता हूं और उनको मैं अच्छा समझता हूं। कभी परिचय तो नहीं है, उनको भी मेरा नमस्कार। उन्होंने लिखा है कि निर्मल जी को नमस्कार। दूसरा, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने लिखा है कि सिने कलाकारों को राजनीति में राज्यसभा के मनोनयन तक ही सीमित रहना चाहिए। उनका ये मंशा मुझे भी लग रहा है कि शायद ये ठीक ही कर। हाँ, सही बात है। चलिए, देखिए राकेश भाई, महाबल मिश्रा जी जब उनको 0, उस समय भी हम लोगों को कष्ट हुआ था। बने हुए हैं और आगे भी अपना कुछ ना कुछ करेंगे ही। मैंने कहा ना कि वो राजनीति में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, चाहे जिस तरह की वो राजनीति करें। लेकिन पूर्वांचल का मान सम्मान के लिए और लोग हैं। अब थोड़ा सा मामला दूसरे टाइप का हो गया है। अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन दिल्ली की मजबूरी है, पूर्वांचल बहुत जरूरी है। पूर्वांचल जरूर है। क्राउड कूलर में मनोज तिवारी को बुलाया ही जाएगा। मनोज तिवारी को माइनस करके अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति संभव नहीं है।
निर्मल भैया, बिल्कुल सही। आपको एसपी सिंह भाई साहब ने बोला है कि आप दोनों को प्रणाम। एक्चुअली हमको तो प्रणाम करते नहीं, मेरे से बड़े हैं, उनकी हैसियत बड़ी है, बेचारे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अरे हैं, लेकिन आपके मुख मेरा से उन्होंने लिखा है कि आप दोनों को प्रणाम। प्रणाम। एसपी ऐसा है सिंह, राकेश एसपी सिंह। भाई, जब से हाँ। जब से मैं चुनाव लड़ लिया हूँ, जब से हम्म। विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ लिया, तब से मेरी एक आदत हम्म। हो गई है। मैं ये नहीं देखता हूँ कि हम्म। छोटा है कि बड़ा है, पहले मैं प्रणाम बोलता हूँ। आदत सी बन गई है अब, अच्छा। और ये आदत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरा नेता भी प्रणाम। तो नेता बन गए। एनीवे, चंद्रकला जी ने नेता आपके नहीं लिए बने लिखा है। हैं। हाँ, हाँ, चंद्रकला जी ने आपके लिए लिखा है, पहले आपको पढ़ दूं, उसके बाद आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी ने भी आपके लिए लिखा। पहले चंद्रकला जी वाला पढ़ रहा हूँ। चंद्रकला जी ने लिखा है कि ये बता। मेरा मेरा नारी शक्ति गाना मनोज तिवारी जी ने रिलीज किया था नवंबर 10 तारीख को दिल्ली में। उस अच्छा, कार्यक्रम में मैं था, निर्मला चंद्रकला जी के कार्यक्रम में उनका एक नारी शक्ति पर प्रोफेशनल वीडियो अरे बहुत बढ़िया आप गाना था। अकेले जाने की उसको कैसे, तो आप अकेले जाने की कैसे हिम्मत किए? हमको क्यों नहीं लगे भाई चंद्रकला जी के किसी कार्यक्रम में? ये एक गलत बात कार्यक्रम में है आप राकेश, गए थे, तुम जिसमें समझो। एक कार्यक्रम में आप गए थे जिसमें सुरेंद्र पहल वगैरह थे, वो जो नूपुर ने कार्यक्रम अच्छा, करवाया था। हाँ, यस यस पुरवार ने, यस यस, हाँ पुरवार में जो महिला गा हाँ। रही थी वही चंद्रकला जी थी, वो जो बहुत ओहो, बढ़िया सोने अच्छा जैसी अच्छा, फ्रेम की चश्मा पानी थी, जो यस कोने यस पे हम यस और यस यस। सुरेंद्र पहल वगैरह बात कर रहे थे जिनसे, ओके 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 वही ओके, चंद्रकला राइट जी थी। राइट आप उस राइट। पुरवार वाले कार्यक्रम में थे आप, जो लाजपत भवन में हुआ था, लाजपत नगर में, उसमें हाँ हाँ चंद्रकला जी आई हाँ। थी। अरे चलिए, बहुत जो अच्छा, लाजपत मेरा भवन फिर से लाजपत नमस्कार। नगर में हुआ था, चंद्रकला जी उसमें आई थी। वो जो सोने की फ्रेम की चश्मा पानी थी वही है चंद्रकला, इसलिए आप मिले हैं बहुत उनसे, सुंदर, आप चलिए। अकेले में नहीं गए, वो आपको लेकर गया था। एनीवे, आदरणीय चलो, ओंकार थैंक नाथ यू, सिंह जी ने लिखा है, मैं चाहता हूँ आपके लिए पढ़ दूं। ओंकार नाथ सिंह जी, एक तो सफेद पर सफेद पढ़ा नहीं जा रहा है, रुके नीचे कर रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार। हाँ ओंकार नाथ जी नमस्कार। भारत विरोधियों पर निर्मल जी ने बिल्कुल सही कहा, या होना चाहते हैं तो आप भी यही होंगे। ओंकार नाथ सिंह जी ने कहा है कि वो बिल्कुल निर्मल भाई ठीक करे, गोलियां मार देना चाहिए सीधे। भाई इसमें दीपक कुछ ज्योति को सोचने मैं वाली प्रणाम लबर बोल रहा सबर हूँ। बात नहीं है। दीपक दीपक ज्योति ज्योति को का आप भी स्टेटमेंट प्रणाम जरूर बोलिए, लीजिए। मैं भी प्रणाम बोल रहा हूँ। दीपक ज्योति का स्टेटमेंट जरूर लीजिए, बहुत प्रखंड विद्वान है वो, और वो क्यों नहीं बोलते हैं कभी कभी आपके एक ऊपर मिनट, आकर के। दीपक ज्योति जी, उनको मैं चाहूंगा कि आपको लिखने से काम नहीं चलेगा, कृपया वीडियो पाइए या कुछ बढ़िया बोलिए। आज बड़ा मुद्दा है, उन्हें बुलाइए। केजरीवाल ने 3 काम किया है जिस पर आपका राय चाहिए। पहला राय कि राष्ट्रीय हम केजरीवाल पार्टी के के मंत्री ने उपाध्यक्ष आज हैं भाई। मीटिंग लिया। हाँ, या तो आप ही बोले, मैं आप ही बोलिए, फिर मैं चुप रहा। आप बोलिए, पहले आप ही बताइए। नहीं नहीं, हमारे कहेंगे पहले उनको लाओ, आप वो सारा बात सुन लिए हैं, वो निचोड़ बता देंगे वो। और उनको पहले कहो कि वो आए, दीपक जी आप ऑनलाइन ज्वाइन आएंगे तो करें, बोलिए, मैं तभी हट मैं रहा हूँ। निर्मल को हटाऊंगा। निर्मल जी आपको हटना दीपक भाई पड़ेगा। लिखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हट रहे हैं। ओके। ठीक है। ये थे निर्मल सिंह जी, वीर कुंवर सिंह जी के फाउंडेशन का अध्यक्ष। इसमें निर्मला जी ने लिखा, लाइव फेसबुक प्रोग्राम निर्मल जी को दिखा दीजिएगा, मैं बोलूंगा उनको। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जैसे हमारा फिक्स है 10 बजे, उसी तरह से आप कभी 6 बजे आते हैं, कभी नहीं आती हैं। अब आजकल आप रोज नहीं आ रही हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल 6 बजे का रिमाइंडर लगा देंगे कि चंद्रकला जी कौन है। लेकिन मैं आपका लिंक भेजूंगा, वो देखेंगे, मेरे पास डाउनलोडेड वीडियो भी है। मैं चाहता हूं दीपक ज्योति भाई को कि दीपक ज्योति भाई अगर आप आए और अपनी बात रखें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आज का कार्यक्रम आप चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वास्ता रखते हैं समाज से, तो आज आपका रहना जरूरी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। देख रहा हूं आप कैमरा दिख रहा है कि नहीं आपका? आपका कैमरा नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी आप कैमरे पर नहीं है। खैर, अब वीडियो भी लंबा हो रहा है। आज अगर अभी तक दीपक ज्योति जी आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ मित्रों। आज चर्चा तो ये होना चाहिए था कि आज 2 जून है और आज 2 जून की रोटी के लिए दुनिया तरस रही है। आज 2 जून की रोटी, तो ये वजह हुआ है, दुनिया में महामारी एक बीमारी फैली हुई है, उसमें हम अब क्या कर सकते हैं? ये तो विदेशी साजिश है, हम उसका सिर्फ मुकाबला ही कर सकते हैं और हम सब कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे समाजसेवी और हमारी सरकार लगी हुई है। थैंक्स टू ऑल। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम इस बात की इजाज़त क्या किसी को दे सकते हैं कि आप हमारे ही देश में रह करके हमारे देश की
अरविंद पांडे और विशाल नारायण सिंह, दो आदमी कैमरा पर दिख रहे हैं। क्या है, आप लोग अपनी बात रखना चाहेंगे तो लिखिए ताकि मैं आपको आमंत्रित करूं। विशाल नारायण सिंह और अरविंद पांडे, कृपया आप दोनों में से अगर लिखेंगे तभी मैं आपको बुलाऊंगा, नहीं तो बीच में आवाज जरा डिस्टर्ब होने लगती है। आप दोनों से अनुरोध है कि अगर अपना चाहे तो मेरे को बताएं, तब मैं आपको आमंत्रित करूंगा। विशाल नारायण सिंह और अरविंद पांडे। एसपीसी ने लिखा है कि मनोज तिवारी जी का कद अब इतना बड़ा हो गया है कि उनके बिना दिल्ली भाजपा का विचार ही नहीं। बिल्कुल, मैंने एसपी भाई मैंने कहा है कि मनोज तिवारी अध्यक्ष चाहे जो भी बने, अपने नाम पर 10, 20, 50 हजार आदमी को इकट्ठा करने की शक्ति अगर किसी में है तो मनोज तिवारी में है। हमने देश में नहीं विदेश में देखा है कि मनोज तिवारी के नाम पर भीड़ आ जाती है। मनोज तिवारी को माइनस करना संभव नहीं है। कार्यकाल होता है भाजपा में, 3 साल की कार्यकाल होता है। वो अडवाणी जी हटे, राजनाथ सिंह हटे, नड्डा जी हटे, अमित शाह हटे, तो ये तो चलता रहता है। मनोज तिवारी का हटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 3 साल का कार्यकाल किया और अच्छा प्रदर्शन कर गए। पूर्वांचल का आन बान और शान के प्रतीक है और उन्होंने उसको बचाए रखा और बनाए रखा। थैंक्स टू मनोज तिवारी। वीडियो बंद करने से पहले मैं 2 बातें आपसे आग्रह करना चाहूँगा। आप देखिए सरकारें हमारे साथ कैसे छल करती हैं। दिल्ली में मैं हूँ, मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल का मामला है कि जब केजरीवाल चुनाव में आए तो कहे थे कि पैसे की कमी नहीं है, ईमानदार सरकार की कमी है, ये फ्री वो फ्री फलाना फ्री, और सारा पैसा विज्ञापन में फूंक दिया। विज्ञापन में फूंकने के बाद अब कह रहे हैं कि खजाना खाली है, तनख्वाह देने के लिए पैसा चाहिए। अरविंद पांडे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे बलिया जिला के रहने वाले हैं, युवा होनहार और स्पष्ट वक्ता हैं। अरविंद पांडे ने लिखा है कि मनोज तिवारी जी का दिल ही सही टाइम पर चले गए। अच्छा है, अब आप ये किस उद्देश्य से बोल रहे हैं ये पांडे जी ही बताएंगे। आप क्या कैमरा पर आकर के कहिए, लोगों को संबोधित करिए कि किस मामलों में सही है। मैं ये नहीं कह। सोनी भाई को नमस्कार। दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल के गृह मंत्री जैन ने एक मीटिंग लिया और मीटिंग ले करके एलजी को रिक्वेस्ट किया कि मनु शर्मा, जो कि जेसिका लाल का गोली मार करके हत्या करने का साबित अपराधी है, वो साबित हो चुका है। मनु शर्मा की बैकग्राउंड जान लीजिए कि मनु शर्मा विनोद शर्मा के बेटे हैं और विनोद शर्मा भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के दामाद हैं। इंडिया न्यूज चैनल है, न्यूज इंडिया चैनल है जिसके मालिक है आज समाज अखबार, उनका छपता है जिसके वो मालिक है। मतलब आप ये समझिए कि मनु शर्मा कोई साधारण हस्ती नहीं है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने स्तुति दिया हो। मतलब अरविंद केजरीवाल पैसे वालों का, पावर वालों का, और जिनके सामने सामाजिक प्रतिष्ठा है उनके सामने नतमस्तक होता है, झुका रहता है, बिचा रहता है। ये बात साबित हो चुकी है क्योंकि मनु शर्मा आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं है, वो तो कांग्रेस के, विनोद शर्मा जी वहाँ हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष थे, मंत्री थे। शंकर दयाल शर्मा तो घोर कांग्रेसी भाई है, उसमें बोलने की बात नहीं है, भारत का राष्ट्रपति का है। मतलब अरविंद केजरीवाल को अगर कहीं से भी कहीं मलाई मिली, चाहे वो समाज के किसी भी स्तर पर, तो वो उनके सामने झुकने, बिछने, गिरने तक को तैयार होते हैं। ये केजरीवाल का कैरेक्टर बन गया है, केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का ये था कि हम भारत में रह रहे भारत विरोधियों का क्या करें। ये लोग बड़े बड़े पत्रकार कहलाते हैं, लेखक कहलाते हैं, सिनेमा कलाकार हैं, कई जगह बहुत बढ़िया बढ़िया अप्रोच में हैं। आज वो लोग अमेरिका में हो रहे प्रदर्शन से इतना खुश हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भारत में भी इस तरह का होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक अश्वेत की हत्या के बाद पूरी अमेरिका जल उठी है, तो यहाँ तो कई लोगों की हत्या होगी। मतलब आप देखिए उनकी मानसिकता कि भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं और भारत के विघटन की बात करते हैं। इन लोगों के साथ कैसे निपटा देना है, आज का एक मुद्दा ये भी था। दूसरा मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि अरविंद केजरीवाल के पार्षद ने दिल्ली दंगे की किस तरह की साजिश की, वो सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके बैंक स्टेटमेंट तक को, मोबाइल की रिकॉर्डिंग तक को, SMS तक को पुलिस ने कोर्ट में रखा है। लेकिन फिर भी अंत तक, आज तक भी केजरीवाल और उसके टीम ने कहा कि ये चूंकि मुसलमान है और आम आदमी पार्टी का है, इस वजह से भाजपा फंसाना चाहती है। इस तरह की राजनीति और इस तरह की मानसिकता से कैसे निपटा जाए, ये भी एक इशू है। इसमें श्री संतोष पाठक जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ उनकी बात पढ़ लूँ। संतोष पाठक जी को सादर प्रणाम। आपने कहा कि भैया सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यह है कि आप सब किसी भी विधि और व्यवहार से यह मैसेज मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुँचाए
है कि 1 रुपया भी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलना चाहिए। भारत सरकार मदद नहीं मिलना चाहिए। जो बिजली, पानी और क्या क्या नारे निकाल कर दुनिया को बुर्बक बना करके वोट पाया और 4 महीने में आज बोल रहा है कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, बड़ा नमक हराम और गंदा किस्म का राजनीति है। ये तो रहा संतोष पाठक जी का। दूसरा अरविंद पांडे जी ने लिखा है कि सर दिल्ली में विधवा वैभव क्यों, मैं वो समझ नहीं रहा हूँ। अरविंद पांडे थोड़ा सा आपका लिखा रोमन में लिखा है। एनीवे, मैं पहले संतोष पाठक जी के बात रखूँ। संतोष पाठक जी, असल में क्या है कि हम अरविंद केजरीवाल के इस पाप को पहुंचाएं ना पहुंचाएं, दुनिया जानती है, मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह जी भी जानते हैं। सवाल ये है कि कुछ संवैधानिक मजबूरी है जिसका केजरीवाल फायदा उठा रहा है। संवैधानिक मजबूरी है कि आपको कुछ भी बोलने, कुछ भी करने, कुछ भी कर देने की छूट है भारत सरकार के लोकतंत्र के ऊपर। केजरीवाल तो क्या करेगा, वो तो नंगा नाच करने वाला आदमी, विधवा बिलाप की तरह से करने लगेगा। वो चिल्लाने लगा कि ये सरकार नहीं देंगे इसलिए कि पैसा ही मेरे पास नहीं है, कोरोना की वजह से हमारा खजाना खाली हो गया, क्योंकि कोरोना एक उसको वरदान के रूप में आ गया है। अब वो कहेगा कि नहीं बिजली पानी वो सब मुफ्त में तो है। आपको बता दूं बिजली पानी कुछ नहीं है। मेरे यहाँ 2900 रुपये का बिजली का बिल आ गया। मैंने फोन किया कि भाई मीटर तो कैसे पड़ा, मेरा तो घर में मीटर है और मीटर रीडर वाला आया नहीं है। तो बोले कि जी अभी हम आपको बताते हैं। मतलब वो बिना मीटर पढ़े पिछले साल का मई जून का बिल उठाया कि जी 3-3.5 हज़ार का बिल आता है, तो इस बार भी 3-3.5 हज़ार की बिल ठोक दिया जाए। तो वो उस एवरेज से मेरे को बिल रेज कर दिया है। मतलब बिल आपका मीटर रीडर नहीं भी हुआ तभी अंदाजे से आपके घर में बिल आएगा। मान लीजिए कि पिछला साल मेरे घर में 3 एसी चल रहा था और अभी मैंने तीनों एसी बेच दिया है, एक भी एसी मेरे घर में नहीं है, तो फिर एवरेज वही 3,000 का बिल मैं दूं। और नहीं काट मुका रहा है कि अभी लॉकडाउन है, बिजली कटे, नहीं तो बिजली कट जाएगी। मतलब आप समझिए, मान लीजिए, हालांकि मेरे घर में एसी चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि मैं एसी बेच दिया, मेरी स्थिति खराब हुई, लॉकडाउन में इतनी बुरी स्थिति आ गई कि खाने का ठीक नहीं हुआ, मुझे एसी अपना कबाड़ी में बेचना पड़ा, तब भी बिजली का बिल मैं एसी वाले एवरेज में दूंगा, क्योंकि पिछले जून में मेरा बिजली का बिल यही आ रहा था। ये है केजरीवाल का लूट का कर। वो कोई छूट नहीं दिया, समझ में नहीं आ रहा। लोगों को लग रहा है, पहले मेरे पास एक कार पार्किंग के लिए एक दुकान है, उसमें शटर लगा रखा है। उस सिर्फ शटर के वजह से पहले 90 रुपया उसका किराया था मीटर का, मतलब जीरो रहता है, क्योंकि गाड़ी निकाला और गाड़ी लाइन में बत्ती जलने की जरूरत नहीं। मैं तो अमूमन दिन में आता हूँ और रात में स्ट्रीट लाइन से इतना लाइट रहता है कि मुझे बत्ती जलाने की जरूरत नहीं होती। बाकी गाड़ी का हेडलाइट जलता है, वो अंदर जाता ही है, मतलब जरूरत नहीं होती मुझे उसमें बत्ती की। लेकिन कमर्शियल मीटर लगा चूंकि शटर है, अब उसका 350 रुपया किराया हो गया, जो 90 रुपया था। आप सोच लीजिए कि क्या है, सरचार्ज फलाना में इतने बेईमानी तरीके से कमा रहे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना केजरीवाल बिजली के मार्फत से दिल्ली वालों को लूट रहा है। पहले जिन लोगों की 100 रुपया का मीटर आता था, उनका 600 रुपया का आ रहा है। कब बिजली सब उतना ही जल रहा है, क्योंकि भागती मीटर, फास्ट मीटर, आप सब कुछ बंद कर दीजिए तो उसमें जो ब्लिंक करती है बत्ती ना, उससे मीटर चलता रहता है। ये लूट है अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल छोड़ा नहीं है, वो उनको छोड़ा है जो उनको वोट देते हैं और उनको निचोड़ा है जो उनको वोट नहीं देते हैं। मतलब कमाई बिजली वाले की अंधाधुंध हो गई, लूट मच गया बिजली वालों का केजरीवाल के माध्यम से। जिस मीटर को शीला दीक्षित के टाइम बेईमान मीटर कहता था, जिसको पानी का फूंक मार कर दिखाता था, वही मीटर अब आजकल बढ़िया है और वही मीटर चल रहा है। ये दिल्ली की जनता नहीं समझ पा रही है, क्योंकि हमको झूठ बोलने की छूट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, दिल्ली की जनता नहीं गौर करेगी। वो तो फ्री 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 की बात पड़ गई कि सब कुछ फ्री है, उसे नहीं लगा कि हमारा एक खून खींच के हमारे मुंह में 2 ड्रॉप डाला जा रहा है, बाकी का एक बोतल कहीं और जा रहा है। ये दिल्ली की जनता नहीं समझ पा रही है। अरविंद पांडे जी ने, राघवेंद्र पहले, हाँ नमस्कार राघवेंद्र, कैसे हो भाई? अरविंद पांडे जी ने लिखा है कि सर संतोष पाठक जी बोल रहे हैं एक फेस नहीं देना, एक नहीं है, इस टाइम कोरोना है तो राजनीति क्यों? राजनीति बीजेपी और आप बाद में कर ले, इस टाइम सबको मिलकर के लड़ना। अरविंद पांडे जी, संतोष पाठक जी ने कोरोना से लड़ने में राजनीति नहीं किया है, कोरोना से लड़ने पर राजनीति उन्होंने जो कहा है अरविंद पांडे जी, संतोष पाठक जी ने, वो उसका मतलब ये है कि यही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था कि आप आम आदमी पार्टी के, आप तो पता है पिछले लोकसभा चुनाव में भी कहा था कई जगह कि देखिए ईमानदार सरकार पूरे 3-4 साल तक सरकार शासन की है, 1 भी रुपया खजाने में पैसे की कमी नहीं है जी,
कमी ईमानदारी में है, कमी ईमानदार सरकार में है, चिल्लाता रहा और सारा पैसा यही बात बताने में विज्ञापन में लुटाता रहा। संतोष पांडे जी का कहना यह है कि आप अनैतिक लाभ लेने के लिए फ्री 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 का नारा लें और उसको बहका करके वोट बैंक में तब्दील करके सरकार बना ले, और जब आपकी सरकार बन जाए तो आप कहिए कि अब मेरे को पैसा देने के लिए पैसा नहीं, आप पैसा दीजिए नहीं तो लूट पिट जाएंगे। ये गलत है। अरविंद पांडे जी, उनका कहना ये है राजनीति नहीं है। कोरोना से लड़ने में तो मोदी जी दिल्ली सरकार का जितना मदद किया है उतना तो कोई नहीं किया है। दूरदर्शन के सरकारी चैनल पर जितना केजरीवाल बोल रहे हैं आज की तारीख में उतना तो उनका अपना मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है। छूट दे दिया उन्होंने, कहीं रोक नहीं लगा रखा है कि केजरीवाल ना करे। अब अरविंद पांडे जी ने दोबारा लिखा है, क्या यूपी में बिजली बिल समय है, हम भी रहते हैं दिल्ली, मेरा 200 यूनिट फ्री है, 400 यूनिट में 50% फ्री है। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं पांडे जी? मेरा घर भी उसी में ले लेता हूँ, मैं भी दिल्ली ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, BSS का मेरे पास मीटर है और मेरा हालांकि 200 से ऊपर यूनिट आता है, लेकिन 400 यूनिट में 50% फ्री है। ये मेरे को बता दीजिए तो मैं वहाँ घर ले लूँगा, ठीक है ना। और हमारे मीटर का किराया का बिजली का बिल आपको व्हाट्सअप करके दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि 0 लिखा है, उसमें एक भी यूनिट उठी नहीं है पिछले 8-10 साल से। 000 है, लेकिन 90 से लेकर कब 350 रुपये उसका किराया आ गया है। पंडित जी मैं आपको भेज दूंगा, क्यों नगरी में रह रहे। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब नहीं कि आप केजरीवाल के बिल्कुल प्रतिबिंब बन जाए। कृपया केजरीवाल को केजरीवाल रहने दीजिए। आप बलिया के हैं, कुछ तो बलिया वाली बात अपने में रखिए। बलिया वाले लोग साफ सच और ठीक बोलने के आदि हैं। उम्मीद करता कि आप भी बोलिए, आप मेरे अपने द्वारा विधानसभा के ही हैं तो आप तो और भी करीब हैं, कम से कम बलिया की मिट्टी की बात बोलिए। आपको नमस्कार। फिर फंड क्या हो, क्यों नहीं? नहीं, मैं फंड की और फ्रॉड की बात नहीं। एक्चुअली कहा हमने कि फंड किसको दिया जाए, फ्रॉड को। अरविंद पांडे जी आपको बात पता है ना कि अरविंद केजरीवाल ने सरकारी पैसे से पंजाब के चुनाव में विज्ञापन लगाया अपना छवि चौंकाने के लिए, जिस पर CAG ने भी वो बोल दिया था तो ये लगा राजनीति करने के लिए। ये तो आपको पता है। अभी भी आज भी मैंने टीवी पर अरविंद केजरीवाल का विज्ञापन देखा, लाखों करोड़ रुपए का विज्ञापन आता है। आप तो समझदार आदमी है, चैनल पर 10 सेकंड का विज्ञापन का रेट आपको पता है, तो आपको रोज अपना थोबला टीवी पर दिखाने के लिए पैसा है और कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं। आप राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं तुरंत चिल्लाने लगूंगा कि क्या करूं, कोरोना किट खरीदने का पैसा नहीं है, मोदी पैसा नहीं दे रहा है। आप आदमी के लाश पर राजनीति करेंगे, 2-4 आदमी मर जाएंगे तो आपका क्या फर्क पड़ता? आपको चुनावी माइलेज मिलेगा कि ये जो दिल्ली में लोग मर रहे हैं मोदी की वजह से मर रहे हैं, हमने पैसा पहले ही मांगा था। तो ये विधवा विलाप और नौटंकी करने से राजनीति नहीं चलती। राजनीति साफ गोई से चलती है। केजरीवाल को साफ गोई दिखाना चाहिए। जितना अभी मोदी जी ने उनको छूट दे रखा है उसका शर्म करना चाहिए, उसका लिहाज करना चाहिए। संतोष पांडे जी ने पांडे जी को जवाब दिया है। संतोष पांडे जी ने लिखा कि पांडे जी रजनीश टाइम नहीं होगी, राजनीति टाइम नहीं होगी तो कब होगी? क्योंकि इंसान को बनाया ही गया है दुख और सुख के लिए। अगर दुख और सुख में सुमिरन नहीं करेगा तो वो कैसे पता करेगा कि इंसान में भगवान है या केजरीवाल को दुख में सुमिरन नहीं करेगा तो कैसे कि केजरीवाल को समझाया, पहले अपने बाणी पे लगाम लगाए और भेदभाव खुद लिया है। पूर्वांचल के भेदभाव होता है जबकि पूरा पूर्वांचल भी दिल्ली में है और पूर्वांचल और अंदर की जिंदगी फिर भी वहाँ का भेदभाव होता है। दूसरी बात यह ध्यान रखिए कि जो पैसा उनके पार्टी के लिए लोगों के पास 500,000 की है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हर मेंबर के पास तो पहले से उनसे मदद ले और मदद नहीं मिले तो भारत सरकार से याचना करना चाहिए। पांडे जी राजनीति नहीं हो रही है, आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। अरविंद पांडे ने लिखा है कि राजनगर पार्ट 1 पालम कॉलोनी। चलिए मैं वही घर ले लेता हूँ, आपके बगल में आता हूँ, किराए पर ले लूँगा। जब तक ये मकान बिक जाएगा मैं आपके पास आऊँगा, अगर वहाँ ऐसा हो रहा है तो। सेंड मी डिटेल्स। हाँ मेरे पास है, मैं आपको भेज रहा हूँ। बिल्कुल, आई विल फॉरवर्डेड द कंप्लेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्र जन को भेजो, मैं आपको भेज रहा हूँ बिजली की कॉपी। काल खत्म होते मैं भेजूंगा। अभी बिजली का बिल मेरे को मेल पाया, वही मेल आपको फॉरवर्ड करता हूँ। श्रीकांत जी ने लिखा है कि खिसियानी बिल खमानो से आप दिल्ली बॉर्डर बंद कराने। बिल्कुल ठीक है। अरविंद पांडे ने लिखा है कि मेरा ऑनलाइन आना चाहता। आइए ना, आपको स्वागत है, आइए। आपका कैमरा नहीं दिख रहा अरविंद जी, कहाँ दिख रहा है? 1 मिनट में आपको बुला रहा हूँ। अरविंद पांडे आप कैमरा के लिए अनुरोध भेजिए तब आएगा। आप कैमरा के लिए बटन दबाइए, वो जो बगल वाली बटन है ना 2 आदमी का निशान वाला, वो दबाइए, तब जा करके होगा। आपका आएगा, मेरे को दिख जाएगा, मैं आपको बुलाऊंगा।
आइए, क्योंकि अब 11 बज रहा, बहुत टाइम हो रहा है। वो जो आपके बगल में एक आदमी और एक आदमी का निशान होगा, उस बटन को दबाइए, आदमी को मुंडी जैसा बड़ा होता है, तब आपका कैमरा रिक्वेस्ट आएगा। जैसे आदरणीय द्विवेदी जी का दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा है, आप दिखाइए। जब तक मैं अपनी समापन करूंगा, नहीं होगा तो मैं समाप्त कर दूंगा। ऑनलाइन के लिए अरविंद पांडे जी का आ गया, हाँ कैमरा दिख गया इनका। मैं अरविंद पांडे जी को बुलाता हूँ। अरविंद, हाँ अरविंद पांडे, अरविंद पांडे आ रहे हैं। अरविंद पांडे असल में बलिया के दोआबा का रहने वाले हैं। मेरे गांव से बगल का गांव है, मेरा ही विधानसभा है, दिल्ली में रहते हैं, आबादी है। और हाँ पांडे जी नमस्कार, कैसा मन पांडे जी? बढ़िया बढ़िया हाँ बढ़िया पांडे, बढ़िया। आप बताइए। कैसे हैं आप? देखिए, आ, आपसे 3 प्रश्न है, ठीक है ना? नहीं, हाँ बताइए। या तो आप अपनी बात रखें या मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आ, आ, पैसे क्यों नहीं है और पैसे का क्या पांडे जी हो के रहा है? नेटवर्क में कुछ समस्या। हाँ, जियो का नेटवर्क है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। मेरे फ्लैट में थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बट हाँ कुछ आवाज आ रहा है। आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो मेरे को अब आ रही है, हाँ बोलिए। पहली चीज हाँ पहली चीज ये है सर कि आपको पता होना चाहिए या सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली का जो कलेक्शन होता है वो कहाँ से होता है। 2 महीने का लॉकडाउन है और दिल्ली में जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से मदद की गई है, आपको पता नहीं होगा। अभी रिसेंटली अप्रैल, मई और जून 5,000 रुपीज दिल्ली सरकार ने पेंशन, जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन को बढ़ा के दिया गया है 3 महीने के लिए, यानी 15,000 रुपीज की मदद दी गई है। तीसरी चीज ये किया गया है कि आपके जो कंस्ट्रक्शन रहे दिल्ली में, उनको 5,000 रुपीज की मदद दी गई है। तीसरी चीज, जो हमारे ई रिक्शा वाले हैं, जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो भी ये ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले या बस वाले, उनको 5,000 रुपीज की मदद दी गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से अपने लोगों की मदद की है। चौथी चीज, एक चीज और होता है कि जब सेंट्रल होती है ना, जब क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं, तब हम अलग अलग पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई XYZ किसी भी पार्टी से होता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब एक हम लोग संघीय ढांचा में जब काम करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगी कि अब हमारे पास फंड की कमी है और अब हमें फंड दिया जाए, क्योंकि हमें आगे भी काम करना है। चौथी चीज सर, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरे इंडिया में अभी नंबर 1 पे है। अभी अभी रिसेंटली अरविंद जी ने ये कहा है कि दिल्ली की बॉर्डर सील किया जाए, क्योंकि बाहर से जो पेशेंट आते हैं दिल्ली में, उनकी वजह से अगर हमारे बेड फुल हो जाएंगे तो हम दिल्ली के लोगों को कहाँ पे आइसोलेटेड करेंगे, कहाँ पे उनका इलाज करेंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसी बातें हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल चाहे जो भी है, हम किसी पार्टी से नहीं बात करते, लेकिन उनकी अच्छाई भी करिए, और उनकी थोड़ी बुराई है तो बुराई सब में होता है, क्योंकि अच्छाई हो जाए तो ईश्वर ही हो जाएंगे वो भी। पंडित जी, आपने 4 प्रश्न रखा, मैं उस पर बोलूं? जैसे मैं चुप रहा, उससे कृपया चुप रहेंगे, मैं बिल्कुल। बोलूं? आपने हाँ पहला बताइए। प्रश्न किया है कि विधवाओं को 5,000 रुपया पेंशन मिला है, 15,000 मिल गया, ठीक है ना? यही कहा आपने? जी हाँ। ये कोरा झूठ 3 है, महीने अरविंद केजरीवाल के जैसा बकवास है। मैं अपने जयपुर में रहता हूँ और जयपुर में भी बड़ी गरीब लोग रहते हैं, मुझे सा गरीब भी यहीं पर रहता है। विधवाएं रो रही हैं, रोज रोज बैंक में धक्का खा रही हैं। किसी एक दो को सेलेक्टिव गया होगा और उसको दिखाया गया रहा है, जितने भी विधवा पेंशन के लिए रजिस्टर्ड है, इसमें से कई मिला है। पहली बात, बीच में मत टोकिएगा, आगे बोल दीजिएगा। आपने बोला है कंस्ट्रक्शन लेबर का। आपको मेरी जॉब प्रोफाइल मालूम है? मैं कारपोरेट कंसल्टेंट हूँ।
मतलब मैं कंपनियों को सलाह देता हूं और मैं ही कंस्ट्रक्शन के लिए बीओसीडब्ल्यू, बिल्डिंग एंड अदर्स वर्कर वर्क डिपार्टमेंट बीओसीडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन कराता हूं अपने कंपनियों का, जिसमें उन लोगों को पेमेंट की सुविधा होती है। 1% शेष जमा किया जाता है, जिस पैसे से दिया जाता है। आपको जान करके बड़ा ही जी जी आश्चर्य और तकलीफ होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इसमें इतना बड़ा घोटाला किया है कि जितने आम आदमी के पेट कार्यकर्ता है जो उसके माइक में बुलाए रहते, उसको उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर में रजिस्ट्रेशन करा करके बहुत बड़ा घोटाला किया। चूंकि दिल्ली की लेबर डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल का अधीन नहीं सर, आती है, नहीं इसलिए सर, वो नहीं आवाज सर, नहीं नहीं उठाए। सर, नहीं नहीं कई नहीं लोग ना नहीं नहीं बोल लेने दीजिए, मैं भी डॉक्यूमेंट पेस्ट कर दूंगा। आम आदमी पार्टी ने जो नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का पैसा अपने वर्करों को दिया है, वो उसका घोटाला खूब बड़ा है, जिसकी जांच हो रही है और केजरीवाल ने अपने प्रभाव से उस जांच को बाधित कर दिया है। दूसरी बात, आपको पता है कितने परसेंट? जैसे मैं अपना, मेरा तो कहीं, मेरे घर में जो काम करते थे लॉकडाउन से पहले तक, वो भूखे मर रहे हैं। आज भी 3 बजे करीब आया था कि बकिया वाला काम कर दूं का? मैं बोला भैया तू 2000 ले जा, काम ना कर, ठीक है। तो जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उसी तरह से आप धारा प्रवाह बोले, ये ठीक नहीं। अब तीसरी बात आई कलेक्शन। केजरीवाल को किसने कहा था कि आप दुनिया में ढोंग बेटे कि मैं ईमानदार हूं, पैसे की कमी नहीं है, बेईमान सरकार होती है उसमें से होता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, फलाना फ्री। और जब कलेक्शन के स्रोत कहां से आता है? बिजली से पैसा आता है, पानी से पैसा आता है, बस से पैसा आता है। आप तो वो चुनाव के वजह से फ्री कर दिए और उसके बदले में नाजायज हम जैसे लोगों का सरचार्ज बढ़ा दिया। मतलब 200 यूनिट वालों को फ्री किया और 600 यूनिट वाले को लपेट दिया, उनका चार्ज बढ़ा करके पैसा ले लिया। आपका 21 नेचुरल जस्टिस में कहा लिखा हुआ है कि राकेश परमार का पैसा लूटकर अरविंद पांडे को दे दो, या अरविंद पांडे का पैसा लूटकर राकेश परमार को दे दो? ये कौन से संविधान के कौन सा अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि पैसा एक आदमी का लूट करके दूसरे को दे? और नहीं तो धीरू भाई अंबानी की कंपनी घाटे के लिए बिजनेस कब से करने लगी और क्यों करने लगी? तीसरी बात, किसमें कौन से राजनीति हो रहा? इसमें मोदी जी भी आ जाते हैं, क्योंकि विज्ञापन में वो भी पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन मोदी जी पैसा के लिए रो नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने, आज भी आप टीवी पर देखते हैं ना, उनका विज्ञापन आता है, वो डेंगू के तो कोरोना के दवाई की बात के ऊपर लिखा होता है विज्ञापन। अखबारों में लंबी लंबी विज्ञापन छपती रहती है और उसमें कहां से आता है? लाखों रुपया का रोज का विज्ञापन आता है। वो रुपया कोविड के लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदने में लगाते हैं। आज अपना चेहरा, सोनू सूद ने तो कोई पैसा नहीं दिया था विज्ञापन के लिए। जितना सोनू सूद का आज के तारीख में विज्ञापन आ रहा है, उतना तो नरेंद्र मोदी का नहीं आ रहा है। लेकिन सोनू सूद एक भी रुपया विज्ञापन में नहीं दिया। उसने जो विज्ञापन का पैसा था वो सारा का सारा पैसा प्रवासियों के कल्याण में खर्चा कर दिया, उसका सबसे ज्यादा विज्ञापन आ रहा है। तो अपना अपना काम है, ये बातें हैं। इस बीच कुछ लोगों ने आपको मार्गदर्शन दिया, पांडे जी मैं उनका भी प्रश्न पढ़ लेता हूं, तब आप जवाब देने में सक्षम रहेंगे। संतोष पाठक जी ने लिखा है कि पांडे जी बता रहे हैं आज ही यह कि पैसा किसके कोष में है। योगी जी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मेरे को पैसा चाहिए। 10 राज्य हो जाएंगे तब भी योगी जी नहीं कह रहे हैं। 2 महीने खत्म हो गया है। फ्यूचर शब्द किस लिए बना है कि आप समझ गए हैं पांडे जी? करो तो बहुत सोच समझ कर क्या है, अच्छों को अच्छा सिखा देगा, राजनीतिक होती है समझदारी। संतोष पांडे जी ने जो लिखा है, पांडे जी पाठक जी ने, उनका कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, कलेक्शन तो उसका भी बंद है। कलेक्शन तो भाई पूरे भारतवर्ष का बंद है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने तो फिर आप बोले पांडे जी केजरीवाल को ये क्यों कहना पड़ा, योगी जी को क्यों नहीं कहना पड़ा, नीतीश कुमार को क्यों नहीं कहना पड़ा, और को क्यों नहीं कहना? नहीं सुनिए, दिल्ली में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो सेंट्रल के आती है, सेंट्रल के अधीन आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। पांडे जी आपका आवाज कट, पांडे जी सुन नहीं पा रहे, पांडे जी सुन नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बहुत सारे ऐसी कलेक्शन आती है जो कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वसूलती है। इनकम टैक्स हमारे पास कलेक्शन के लिए क्या क्या है ये पहले सोचना चाहिए। कलेक्शन के लिए हमारे पास बिजली है, पानी है, ये आपका जो इस पे टैक्सेस बस है, लगते हैं, जो वाइन वगैरह पे बस है, टैक्सेस लेबर लगते है, हैं, एक्साइज एक्साइज है, है, डीटीसी है, एक्साइज है। डीटीसी एक्साइज है, यही कलेक्शन होता है हमारे पास। ठीक है। दूसरी हम्म चीज क्या होती है कि योगी हम्म जी अभी तक नहीं मांगे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी की जब ये हुआ था तो अभी बहुत सारे आर्थिक पैकेज को प्रोवाइड किया गया है। आर्थिक पैकेज हर एक कोविड के लिए आर्थिक पैकेज हर एक स्टेट को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें वो दिल्ली दिल्ली को भी को दिया गया है, स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा है कि दिल्ली दिल्ली को को भी दिया नहीं गया दिया है, गया है। दिल्ली को भी दिया गया है। मनीष सिसोदिया मत बनिए, दिल्ली को भी दिया गया है, दिल्ली को नहीं दिया दिल्ली को भी गया है। दिया गया। मनीष सिसोदिया मत बनिए, दिल्ली को दिया गया है। दूसरी चीज, हम दिल्ली में इस तरीके से हम लोगों ने काम करके दिखाया है। आप केवल अरविंद केजरीवाल ये है। अच्छा एक चीज बताइए, आप विज्ञापन की बात कर रहे थे, आप अदर स्टेट की विज्ञापन उठा के देख लीजिए। अदर स्टेट की विज्ञापन की जितनी बजट है, आज दिल्ली में योगी जी का पोस्टर लगा हुआ है, आपने देखा होगा। दिल्ली में योगी जी का बिल्कुल। पोस्टर का क्या मतलब है? क्या मतलब है, मुझे आप एक चीज बताइए। पंजाब में अरविंद केजरीवाल उत्तर के प्रदेश पोस्टर का क्या मतलब था? पंजाब में मेन विपक्ष है सर मेन विपक्ष है। आम आदमी नरेंद्र पार्टी मोदी है। के। नहीं, पंजाब में मेन विपक्ष है। विपक्ष है तो अरविंद केजरीवाल का कैमरा फोटो मुंह के लगा पास हुआ है। लाइए, आपका हम माइक्रो मोदी जी मुंह के पास ला रहे हो, सुनाई दे रहा है। हाँ, मुंह पर, हाँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी मेन विपक्ष है। दिल्ली में योगी जी मेन विपक्ष नहीं पांडे है। जी योगी फिर जी कभी एक बात करेंगे, आपकी आवाज कट रहा। चलिए अरे ठीक है योगी सर, जी फिर बात करते हैं। प्रधानमंत्री, योगी जी दिल्ली में मेन पक्ष है भाई, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। योगी जी दिल्ली में मेन पक्ष है, विपक्ष नहीं है, मेन पक्ष है। अब ये कहा जा रहा है कि हु क्या इज सर नेक्स्ट, यूपी? मोदी तो जोगी। आप जोगी जी की बात करें? अरे नो भैया, नो सात नो रेस नो कोर्स में अब गेरुआ वस्त्र का आदमी जाने वाला कहाँ है? खैर पांडे जी, आपने अपनी बात रखी। आपने अपनी बात रखा, बहुत अच्छा। चलिए। आप पार्टी के अधिकृत सर प्रवक्ता के हैसियत से बोले, आपका स्वागत है। यूपी का हमें हेल्थ, आपसे कोई गिला सर नहीं है। सर सर यूपी का आप हेल्थ का देख लीजिए। बलिया में अभी तक वेंटिलेटर नहीं पहुंचा है सर। हम लोग उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। बलिया की क्या भैया स्थिति है, बदरपुर मऊ में भी की क्या वेंटिलेटर स्थिति नहीं है? पहुंचा, मैं बदरपुर में रहता हूँ। एक 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 मिनट, एक बदरपुर में एक भी बीएचओ वेंटिलेटर नहीं पहुंचा एक है। बीएचओ एक यूपी में बीएचयू पे कितना भार है, लेकिन अभी तक योगी जी का कुछ ऐसा हॉस्पिटल और यहाँ भी दिल्ली एजुकेशन ने एक हेल्थ ही को लेके अस्पताल को योगी कोरोना सरकार घोषित फेल है किया सर। है, ये भी जान लीजिए। एक मिनट, आपके क्या सर पुराने संदीप एलएनजेपी दुबे जी को मैं हॉस्पिटल? नमस्कार बोल रहा हूँ। पांडे जी, आपके पुराने साथी संदीप दुबे जी भी हैं, उनको भी प्रणाम बोलिए। नमस्कार नमस्कार। मैं ये हाँ, बोल रहा हूँ आपके सर, पुराने दिल्ली में साथी संदीप आपको दुबे जी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो बाहर से मरीज क्यों आते हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए? नहीं आ आज रहे हमने बॉर्डर हैं, अरविंद 2 दिन केजरीवाल से का बॉर्डर ड्रामा सील कर है। रहे हैं। कभी ना 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 ना, गलत गलत। नहीं नहीं लखनऊ नहीं से नहीं, पेशेंट सुनिए, रेफर करके कभी नहीं आया कभी दिल्ली में, कभी सुनिए। गलत। सर मेरी बात सुनिए। 2 दिन से कभी गुड़गांव के डीएम ब्लॉक कर रहे हैं, कभी नोएडा के डीएम अपना बॉर्डर सील कर रहे हैं, और एक बार हमने किया तो सबको मिर्ची लगी है। किसी को भी ऐसा नहीं है। नहीं मिर्ची लगी। मनोज तिवारी जी। ना ना, सील करने में मिर्ची नहीं लगे। सर जी ना 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 ना, सील करने में मिर्ची नहीं। पांडे जी, आपने संघीय ढांचा को तोड़ने की बात, आपने कहा है कि हम कोरोना पीरियड तक बाहर के मरीज को ना लें, ये संघीय ढांचा पर प्रहार है। उत्तर प्रदेश अरे और क्यों, हर हरियाणा एक ने कहा स्टेट है की कि अपनी, चूंकि हर एक स्टेट, अरे सुनिए, हर एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है सबसे पहले अपने लोगों का जान बचाना। हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए ना। अगर हमें कोरोना हो अपने जाए और लोगों बाहर की के क्या लोग आके परिभाषा अगर है एडमिट पंडित हो, जी? अपने नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में एक अपने लोगों क्या, का क्या नहीं नहीं, परिभाषा क्या है? फिर तो केजरीवाल सर हरियाणा सर जाए, सर क्या केजरीवाल हरियाणा क्या जाए। उत्तर प्रदेश
क्या 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 उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश से मरीज जो है वो दिल्ली में ना आए? क्या हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हरियाणा से मरीज यूपी में हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत करें? सबकी जिम्मेदारी है सर, सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बस एक केजरीवाल मिले हुए हैं सबको कोसने के लिए, सब कोसने के लिए। कोई उनके काम पे सवाल नहीं उठाता, बस झूठ बोलता है, ये करता वो करता ये करता। हम तो बस काम के लिए जानते हैं सर। पांडे जी, आप 1.5 घंटा से लाइव चल रहा है। आपने अरविंद चलिए ठीक है केजरीवाल सर, ओके, गुड नाइट। आप मेरे हर हर भाई हैं, महादेव। आपका स्वागत है, आप बहुत बढ़िया हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। धन्यवाद। मित्रों, आप थे अरविंद पांडे, आप मेरे भाई जैसे हैं, बलिया जिला का क्षेत्र द्वाबा कराने वाले हैं। अगर कभी ये बैरिया से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो मुझे इनको वोट देना पड़ेगा, या अगर मैं लड़ूंगा तो ये मेरे को वोट देंगे। मेरे अपने विधानसभा के हैं। अरविंद केजरीवाल के पार्टी में सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि आपको हमारा भक्ति और स्तुति करना है। केजरीवाल के पाठशाला में बता दिया जाता है कि आप एक ही बोलिए, पांडे जी भी वही बोल रहे हैं, पांडे अपने पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं। चूंकि मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि ना तो मैं पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, मेरा मामला निष्पक्ष है। मैं निष्पक्ष आकलन किया तो मुझे मेरे अपने निष्पक्ष फैक्ट जांच में अरविंद केजरीवाल दोषी पाए गए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति दोषी पाई गई। मैं इसलिए इसको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। खैर, आज का मुद्दा बड़ा संगीन था। केजरीवाल के पार्टी को मनु शर्मा को छोड़ने की स्तुति नहीं करनी चाहिए थी। वो हत्यारा है, गोली मारने वाला आदमी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल को खजाना खाली के बहाने से विज्ञापन के लिए पैसा नहीं मांगनी चाहिए थी। दूसरा, भारत में रहने वाले लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, बड़े पत्रकार कहते हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार कहते हैं, उन लोगों को भारत विरोध की बात नहीं करनी चाहिए थी। आज का मुद्दा यही था। ईश्वर करे कि इन सब लोगों को सद्बुद्धि आए और बजरंगबली के कृपा से कोरोना हारे, भारत जीते। जय महाराष्ट्र, जय यूपी, जय बिहार, जय बंगाल, जय दिल्ली, जय सभी प्रदेश और अंत में जय भारत राष्ट्र। जय श्री राम।